फ्रेंड्स, लेट्स डू अ कैश फ्लो स्टेटमेंट क्वेश्चन फ्रॉम सीए इंटर पर्सपेक्टिव। पूरी कोशिश करिए कि आपको मैं कुछ नोवल यूनिक क्वेश्चन प्रेजेंट कर सकूं। नाउ लेट्स स्टार्ट। कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अंडर इनडायरेक्ट मेथड। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5 लाख रुपए, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रू ड्यूरिंग द ईयर 25,000 रुपए। ये मुझे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है रिस्पेक्टिव बैलेंस शीट आइटम्स के ऊपर। अब मुझे निकालना क्या है यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे सीएफओ। मुझे पूरी सीएफएस कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनानी है। अब मुझे क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो हम लोगों ने स्टार्ट करा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ पे लिख लिया। अब टैक्स इसमें ऑलरेडी ऐड हो चुका है क्योंकि बिफोर टैक्स है, तो हमें टैक्स ऐड नहीं करना है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, अब हमारे पास जो एडजस्टमेंट्स आती है, जो ऑर्डर आता है, हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं पहले, जो ऑलरेडी हमें गिवन है। उसके बाद जो मेरी एडजस्टमेंट्स आती है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, हम पहले वो सर्च करते हैं ताकि ऑर्डर में बना सके। नाउ इट्स अ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे हमने इंटरेस्ट का पेमेंट करी है और हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, CFO। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बट यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कितना इंटरेस्ट मैंने एक्रूवल बेसिस पे P&L में चार्ज करा है। अब अगर मेरे पास ये डाटा गिवन नहीं होता तो आप कहते सर जितना आपने पे करा उतना ही चार्ज करा होगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन ने इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन दे दिया है। यहाँ पे फ्रेंड में क्या बना हुआ, इंटरेस्ट पेबल अकाउंट बना हुआ। मेरे पास ओपनिंग 10 आ रहा है, क्लोजिंग 40 आ रहा है। ओपनिंग 10 आ रहा है, क्लोजिंग 40 आ रहा है। हमने इस साल कितना पे करा है फ्रेंड, 60,000 रुपए पे करा है। इट मीन्स इस साल हमने इंटरेस्ट, ये टोटल कितना आ गया, 1 लाख रुपए आ गया। इसका मतलब एक्रूवल बेसिस पे इस साल हम लोगों ने 90,000 का इंटरेस्ट एक्रूवल बेसिस पे P&L में रिकॉर्ड करा होगा। तो हम लोग कहाँ से जा रहे हैं, हम लोग नेट प्रॉफिट से किस पे जा रहे हैं, CFO पे। तो नेट प्रॉफिट से पहले मैं कहाँ पहुंचता हूँ फ्रेंड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में फिर मैं कहाँ पहुंचता हूँ, CFO पे। अब नेट प्रॉफिट से मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पहुंचना है। इंटरेस्ट इज माई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बट ये हमको पेमेंट का नंबर गिवन था कितना, 60,000। तो हमने इंटरेस्ट पेबल के लेजर अकाउंट से पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के डाटा को यूज करके निकाला कि इस साल हमने 90,000 रुपए का इंटरेस्ट एक्रूवल बेसिस से बुक करा है। तो एनपी से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आते हुए हमें 90,000 का इंटरेस्ट फंड ऐड कर देंगे। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, क्योंकि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो ये डाटा का मेरे कोई रेलेवेंस नहीं है। पेमेंट ऑफ टैक्स इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये हमने लास्ट में बिल्कुल शो कर देंगे जितना टैक्स हमने इस साल पे करा है, 70,000 रुपए फ्रेंड यहाँ पे शो कर दिया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रू ड्यूरिंग द ईयर 25,000 रुपए। हमारी इन्वेस्टमेंट पे 25,000 रुपए इंटरेस्ट मिला है, इट्स अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। हम इसको लेस कर देंगे, इसी कॉलम इसी ब्रैकेट के अंदर 25 लेस कर दिया। तो ये 9 और 90 और प्लस 1 40 माइनस 25, तो मेरे पास 5 लाख प्लस 1 15, ये नेट में 6 15। ये मेरे पास क्या आ गया फ्रेंड, ये मेरे पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यहाँ पे डेप्थ रह गई थी, डेप्थ मैं आपको अभी और बताता हूँ। एडजस्टमेंट कर ली। अब मशीन मेरे पास 50 से कितनी हो गई फ्रेंड, 4.5 लाख रुपए हो गई। अब मशीन अगर कम हो रही है तो नॉर्मल कॉस्ट में मानेंगे डेप है, सेल नहीं है, तो मशीन पे 50,000 रुपए की मैंने डेप लगा दी। इन सबको प्लस माइनस करने के बाद मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 615 आ रहा है। लैंड फ्रेंड 2 लाख से कितनी हो गई, 1.5 लाख रुपए हो गई। अब लैंड तो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, तो लैंड कम हुई है, बेची होगी। तो अगर बेची होगी जो पैसा आएगा इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ माई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनेगा। स्टॉक 1 लाख से कितना हो गया, 2 लाख रुपए हो गया। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, स्टॉक बढ़ गया, माइनस का इंपैक्ट आएगा, कैश चला गया। तो हमने यहाँ पे लिख लिया इंक्रीज इन स्टॉक माइनस 1 लाख रुपए लिख दिया फ्रेंड यहाँ पे हमने। डेटर्स 4 लाख रुपए से कितने हो गए, 3 लाख रुपए हो गए। डेटर्स कम हो गए, इसका मतलब पैसे की रिकवरी हो गई। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ गया डिक्रीज इन डेटर्स 1 लाख रुपए। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, फ्रेंड ये एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है और अलॉन्ग विद द डाटा ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड ड्यूरिंग द ईयर, ये दोनों डाटा का यूज कहाँ पे आएगा। देखिए ये जितना इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट एक्रू हुआ था वो तो मैंने एनपी से लेस कर दिया। अब एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना था, 45। क्लोजिंग कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब 40 तो इस साल पिछले साल के मिल गए और 25 इस साल के मिल गए। तो हमें इस साल 65,000 इंटरेस्ट मिला है। तो ये जो इंटरेस्ट मिला है पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसलिए इस डाटा का कोई भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यूज नहीं आएगा। फिर क्रेडिटर्स करते हैं, 50 से कितना हो गया, 70 हो गया। क्रेडिटर्स मेरे 20,000 रुपए से बढ़ गए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मेरे पास कैश बढ़ गया, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग क्रेडिटर 50 बढ़ा दिया हमने। इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन, इसका हमने यूज करा था,
हमने इंटरेस्ट ऑन पेबल को लोन को यूज करके हमने क्या वर्कआउट करा था, इंटरेस्ट कितना एक्रू है यहाँ पे फ्रेंड, जो एक्रू हुआ था वो हम ऑपरेटिंग में ले गए थे और जो हमने पे करा है वो मेरी फाइनेंसिंग में जाएगा, इसलिए इस डाटा का फर्दर यूज ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, इस डाटा को हम यूज करते हैं किस लिए, टू फाइंड आउट दी कितना एक्रू हुआ है इस साल, हमने कितना प्रोविजन फॉर टैक्स करा है। बट क्वेश्चन है मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑलरेडी गिवन है, तो मैंने सिर्फ किसका डाटा का यूज करा, जो टैक्स इस साल पे करा है 30,000 और 70,000 रुपए, वो मैंने पे कर दिया। 6,15,000 मेरे पास आ रहा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद मेरे पास कैश फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आया, फ्रॉम 635, इसमें 70,000 रुपए टैक्स जनरेट माइनस करे तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन कितना है फ्रेंड, 5,65,000 रुपए। एग्जाम में सी इंटर में आपके इस टाइप से छोटे क्वेश्चंस भी आएंगे जहां पे वो चेक करना चाहेंगे कि बच्चे को एक एक्टिविटी में कितनी एक्सपर्टाइज है। आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अंडर इनडायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड्स के लिए मुझे चाहिए बैलेंस शीट, और फ्रेंड मुझे यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या दे दिया है, लिखा नहीं मेरी हेडिंग रह गई, ट्रेडिंग पीएनएल क्वेश्चन ने मुझे यहाँ पे बना के दे दिया है और कह रहा है इनडायरेक्ट मेथड से अब सीएफओ निकाल के दिखाइए। इट मीन्स अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने एक रुकिए मैं बताता हूँ, मैं यहाँ पे सीएफओ की जगह एक लाइन लिख देता हूँ फ्रेंड आपके लिए कि मैंने यहाँ पे पूरी कैलकुलेट कैश फ्रॉम, इधर हम बात कर लेते हैं प्रिपेयर CFS अंडर इनडायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड के लिए मुझे क्या चाहिए, बैलेंस शीट, और मुझे गिवन है यहाँ पे ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट। तो फ्रेंड हम कैसे करेंगे, अब वही चीज मुझे आपको सिखानी है यहाँ पे कि इस टाइप के क्वेश्चंस में हम कैसे प्रोसीड करेंगे। आइए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड चाहिए, तो इनडायरेक्ट मेथड में बैलेंस शीट के आइटम्स के अकॉर्डिंग वर्क करना है। तो हम सबसे पहले क्या बना रहे हैं यहाँ पे, फ्रेंड मेरी गलती है, क्वेश्चन में मैंने यही करा है, प्रिपेयर CFS नहीं है, प्रिपेयर कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से शुरू करते आइए। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैसे शुरू करेंगे, नेट प्रॉफिट कितना गिवन है, 6 लाख रुपए। फ्रेंड मैंने 6 लाख रुपए नेट प्रॉफिट लिख लिया यहाँ पे आफ्टर टैक्स, ये 6 लाख रुपए। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एक एक्टिविटी निकाल रहे हैं तो मुझे डबल एंट्री का इम्पैक्ट नहीं लेना है, सिर्फ मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि मुझे CFO पे फोकस करना है। अब फ्रेंड प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है यहाँ पे, 90,000 रुपए। हम चलते कैसे हैं, हम जब इनडायरेक्ट मेथड से CFO निकालते हैं तो प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करते हैं। अब पॉइंट क्या आ रहा है फ्रेंड, यहाँ पे हमने सब टैक्स पे कितना करा है। क्वेश्चन ने मुझे कोई भी डाटा नहीं दिया है कि वेदर आई हैव पेड लेस और मोर अमाउंट। मैं यहाँ पे ज्यूम करूंगा कि 90,000 रुपए जितना मैंने प्रोविजन करा है उतना ही मैंने पे करा होगा। तो अकॉर्डिंगली फ्रेंड मैंने क्या करा है, एड प्रोविजन फॉर टैक्स ऊपर कर दिया, और सेम जो लास्ट में हम 90,000 रुपए मैंने मान लिया पेमेंट फॉर टैक्स 90,000 रुपए मैंने यहाँ भी दिखा दिया। क्वेश्चन ने कुछ भी मुझे एडिशनल डाटा नहीं दिया कि हमने कम या ज्यादा पे करा है। अब हम आते किसके ऊपर फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन के ऊपर, नॉन कैश एक्सपेंस। तो बोले सर ये भी आप ऐड कर दीजिए, तो हमने नॉन कैश एक्सपेंस के नाम पे डेप्रिसिएशन 70,000 रुपए ऐड कर दिए फ्रेंड। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, इट्स नेचर ऑफ द इंटरेस्ट, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, 20,000 रुपए फ्रेंड मैंने डिस्काउंट ऑन डिबेंचर भी ऐड कर दिया यहाँ पे। सैलरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसका कोई यूज नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन रह गया था फ्रेंड, इसका मैं आपको समझाता हूँ, इसकी एक एडजस्टमेंट कोई गिवन है, यस। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है फ्रेंड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना आ रहा है, 80,000 रुपीज, और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कितना करा है मैंने, 60,000 रुपए। इसका क्या मतलब हो रहा है फ्रेंड, इसका मतलब हम लोगों ने 20,000 रुपए का जो भी इंटरेस्ट है वो पे अभी नहीं करा है। मीन्स अगर हम एंट्री वाइज चले तो हमने एंट्री पास करी है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 80,000 रुपीज, टू कैश अकाउंट डेबिट 60,000 रुपीज, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 20,000 रुपए। अब हम इनडायरेक्ट मेथड से चल रहे हैं, 6 लाख रुपए से हमने स्टार्ट करा है। अब इसमें हमने 20,000 रुपए का फ्रेंड इंटरेस्ट पे नहीं करा है, और हम सिंपल सी बात करें, इस डाटा को अगर मैं आपकी बैलेंस शीट में फीड करके दिखाऊं तो कैसे आएगा फ्रेंड। यहाँ पे सपोज ये हम बात कर लेते हैं 25 की, ये बात कर लेते हैं 24 की। यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल 0 आ रहा होगा, यहाँ पे कितना आ रहा होगा 20, मीन्स 80,000 रुपए का हमने इंटरेस्ट क्या करा है, बुक्स में प्रोवाइड करा है, और पे कितना करा है 60।
ये डाटा समझाना था। अब इसका सीएफओ में यूज कैसे आएगा मैं बताता हूँ। अब सीएफओ में हम मान रहे इंटरेस्ट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो 80,000 रुपए पूरे के पूरे मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। बट अगर मुझे पूरी की पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी होती तो 60,000 रुपए फ्रेंड मैं सीएफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करता। कि मुझे यहाँ पे सीएफओ बनाना है तो मुझे ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट से पहले कहाँ पहुंचना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, और कैश फ्रॉम डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, उससे हमने नॉन कैश एक्सपेंस भी काउंट कर लिया। अब फ्रेंड्स सैलरी, परचेज, ओपनिंग क्लोजिंग, इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट, अब इसके लिए आते हैं हम नीचे एडजस्टमेंट से आते हैं फ्रेंड। रिसीट फ्रॉम डेटा 4 लाख रुपए, आइए समझाता हूं मैं आपको। फ्रेंड मैंने सेल कितनी करी है, 10 लाख। ये मेरी सेल किस बेसिस पे है, क्योंकि हम एक्रूअल बेसिस पे, क्वेश्चन कुछ नहीं बोला तो मान रहे एक्रूअल है, हमारी ये वाली एजम्पशन है, फंडामेंटल एजम्पशन है, एक्रूअल बेसिस पे 10 लाख की सेल हुई है। रिसीट फ्रॉम डेटर्स कितने हैं फ्रेंड, 4 लाख। इट मीन्स मेरे डेटर्स कितने बड़े होंगे। अगर मैं सिंपल सी आपको बैलेंस शीट बना के दिखाऊं फ्रेंड, फिर से 25 की और 24 की, सॉरी इधर बनाता हूं, 25 की 24 की, तो हमने सेल करी है 10 लाख, डेटा से रिकवरी 4 लाख हुई है, तो मेरे सेल की डेटर्स कितने बड़े होंगे, 0 से 6 लाख रुपए। और डेटर्स अगर मेरे बढ़ते हैं तो सीएफओ में मैं क्या करता हूँ, लेस करता हूँ। तो मैंने 10 लाख रुपए से का डाटा और 4 लाख रुपए के डाटा से ये निकाला कि 6 लाख रुपए से मेरे डाटा की रिकवरी नहीं हुई है। अब आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखिए ये जो पीएनएल हमने बनाया है, इसके अंदर हमने अभी 10 लाख के बेसिस पे बोला है कि नेट प्रॉफिट कितना, 6 लाख है। हमने ये मान लिया कि सब 10 लाख रुपए की सेल हुई होगी, पैसा आया होगा, अकॉर्डिंगली सीएफओ में स्टार्ट करा 6 लाख रुपए से, 6 लाख रुपए हमारे पास कैश होगा। बट एक्चुअली में डाटा से रिकवरी 4 लाख हुई है, 6 लाख की रिकवरी नहीं हुई है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, लेस इंक्रीज इन डाटा 6 लाख रुपए। अगर हम इसको अकाउंटेंसी पर्सपेक्टिव से समझ रहे तो भी मैंने समझा दिया, कॉन्टेक्चुअल या लॉजिक पर्सपेक्टिव समझ रहे तो भी मैंने आपको बता दिया कि 6 लाख रुपए हमारे पास पैसा नहीं आया है, तो सीएफओ निकालते हुए उसको मैं लेस करूंगा। अब आते फ्रेंड पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कितना है, 5 लाख। हमने परचेज कितनी करी है, 3 लाख रुपए फ्रेंड्स। मीन्स हम लोगों ने पेमेंट ज्यादा करी है, परचेज कम करी है। इसका क्या मतलब हुआ होगा फ्रेंड्स कि क्रेडिटर्स मेरे लास्ट ईयर आ रहे होंगे 2 लाख रुपए के, इस साल 3 लाख की परचेज करी है, 0 हो गए। मीन्स लास्ट ईयर के भी 2 लाख क्रेडिटर्स पे कर दिए। क्रेडिटर्स अगर 0 होते हैं, अगेन इट हैज द इम्पैक्ट ऑफ माई रिड्यूसिंग माई सीएफओ, तो 2 लाख रुपए मैं इसको यहाँ से भी कम करके दिखाऊंगा। अगर आपको लॉजिकली समझना है वैसे भी समझाता हूँ मैं आपको। देखिए जब हमने पीएनएल बनाया तो हमने माना कि सारे के सारे ये जितने एलिमेंट्स हैं ये मेरे कैश बेसिस पे थे, तो हमने बोला 6 लाख का नेट प्रॉफिट है, 6 लाख का कैश आया होगा। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़े जहां पे हमने नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश को कंसिडर करा। अब हमने माना कि 3 लाख रुपए की परचेज थी, इससे तो पैसा चला गया होगा, बट एक्चुअली में पैसा गया कितना है, 2 लाख के जो प्रीवियस ईयर के क्रेडिटर्स थे वही पे करे। क्वेश्चन बोल रहा है हमने 5 लाख क्रेडिटर्स पे करे, हेंस 3 लाख तो हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं क्योंकि उसी के बाद 6 लाख आया है। 2 लाख फ्रेंड्स मैंने और माइनस करे यहाँ पे, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। आई फिर अब आते हैं पेमेंट ऑफ सैलरी, 40। सैलरी हमने कितनी पे करी है, सॉरी -6, सैलरी हमने पे करी है 40। पीएनएल में कितना बुक करा है, 60,000 रुपए। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि 20,000 रुपए की सैलरी हमने पे नहीं करी है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम पे यहाँ पे 20,000 रुपए आ रहे होंगे, यहाँ 0 आ रहे होंगे, क्योंकि हमने एक्रोल बेसिस पे खर्चा कितना बुक करा है, एक्रोल बेसिस पे खर्चा बुक करा है 60, पे करा है 40, तो 20,000 रुपए हमने यहाँ पे सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी बढ़ रही होगी। तो हमने जो सीखा लाइबिलिटी बढ़ती है, इट मींस इट हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द प्लस इफेक्ट ऑन द सीएफओ। तो हमने 20,000 रुपए यहाँ पे ऐड कर दिए। और अगर आपको कॉन्टेक्चुअली समझना, लॉजिकली समझना है तो मैं समझाता हूँ। हमने जो 6 लाख का प्रॉफिट माना, हमने ये माना था इसमें 60,000 रुपए के खर्चे हमने पे कर दिए हैं, बट एक्चुअली में पे कितने करे, 40,000 के, 20,000 के पे नहीं करे। हेंस वी एडिड द 20,000 अगेन टू अराइव एट द सीएफओ। तो हमने ए एडजस्टमेंट भी कर ली फ्रेंड, बी भी कर ली, सी भी कर ली, डी भी कर ली। अब हम ई पे आते हैं, रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट। फ्रेंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूअल बेसिस पे कितना बुक करा है, 1 लाख। अब हमें तो एक्रूअल बेसिस पे
नेट प्रॉफिट जो 6 लाख था, किसमें एक्रूअल बेसिस पे 1 लाख का इंटरेस्ट इंक्लूड है, इट्स अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो मुझे रिसिप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। मैं तो सिंपल 1 लाख रुपए फ्रेंड क्या करूंगा, लेस कर दूंगा बीइंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो मेरे लिए ये जो एडजस्टमेंट थी ई वाली, इसकी रेलेवेंस ही नहीं थी। आइए आगे पढ़ते फ्रेंड। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी इशूड 10,000 shares of 10 each at 12 against the purchase of stock of 70,000 against and machine for the balance amount. It means अगर हम जनरल एंट्री बनाए तो जनरल एंट्री क्या बनी है फ्रेंड, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ कितना आ गया होगा फ्रेंड, 20,000 रुपए, 70 का स्टॉक, 50 की मशीन। इसकी रेलेवेंस क्या मैं भी बताता हूं। देखिए आपको, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना था फ्रेंड, 50,000 का, क्लोजिंग कितना हो गया, 170 का। स्टॉक बड़ा है मेरे पास, इससे मेरा पैसा गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा है कि स्टॉक अगर बड़ा है तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास स्टॉक बढ़ता है, एसेट बढ़ती है, तो सीएफओ में लेस का इंपैक्ट दिखाते हैं। स्टॉक कितना हो गया, 50 से 170 हो गया, 120 का नेगेटिव इंपैक्ट आना चाहिए। बट यहाँ पे हमने 50,000 का स्टॉक जो आया है, 70 का स्टॉक जो मेरे पास आया है, वो उससे मेरे पास कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है, उससे सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ी है। तो हेंस अगर मैं देखूं जो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक 170 आ रहा है, मैं मान रहा हूं कि जो मैंने एक्चुअली जो क्लोजिंग स्टॉक बाय करके अपने पास रखा होगा वो 1 लाख आ रहा होगा। ओपनिंग कितना आ रहा होगा, 50। तो इस साल मेरे पास जो पैसे का ब्लॉकेज हुआ है वो कितना हुआ है, मात्र 50,000 रुपए। तो मैं यहाँ 50,000 रुपए इंक्रीज इन स्टॉक के नाम से माइनस कर दूंगा फ्रेंड, ये मैंने माइनस कर दी। अब लास्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं। ड्यूरिंग द ईयर पार्ट ऑफ द लैंड 60-70,000 was sold for 2 लाख एंड गेन was credited to the GR। मैंने लैंड बेची, 70 की लैंड कितने बेची, 2 लाख। ये जो 2 लाख रुपए मेरे पास आए, ये कहाँ जाएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएंगे। और प्रॉफिट में कहाँ ले गया, जीआर में। मैंने क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से किया था, नेट प्रॉफिट से। इसका मतलब ये जो भी प्रॉफिट हुआ है इस ये पीएनएल में अपीयर नहीं हो रहा है, और जो लैंड बेचने से पैसा है वो मैं कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसका मतलब जी एडजस्टमेंट मेरे लिए कोई भी यूजफुल नहीं है। तो अगर हम देखें, हमने सेल का यूज कर लिया, इंटरेस्ट का यूज कर लिया, परचेज, सारे डाटा हमने यूज कर लिए। यहाँ पे देखते हैं सब पे टिक लग चुके हैं, यस। अब हम सीएफओ निकालेंगे दोस्त। ऐड करा, 690 आ गया। वर्किंग कैपिटल चेंजेस का इंपैक्ट दिया, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, सॉरी अपन ने नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम का इंपैक्ट दिया। उसके बाद मेरे पास क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आ गया फ्रेंड, 14,50,000 रुपए आ गया। इसमें हमने वर्किंग कैपिटल चेंजेस का इंपैक्ट दिया। इसके बाद कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया फ्रेंड, 6,20,000। पेमेंट ऑफ टैक्स 90 कर दिया, 5,30,000 इज अ कैश फ्रॉम ऑपरेशन। तो फ्रेंड होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से अगर पीएनएल गिवन है और इनडायरेक्ट मेथड से हमें बनाना है तो व्हाट शुड बी अवर अप्रोच। आई नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। First, let's do another good question on the cash flow statement. Prepare cash flow statement from direct method। और यहाँ पे क्वेश्चन ने उल्टा बैलेंस शीट दे दी। पीछे क्वेश्चन करा था इनडायरेक्ट मेथड था, बैलेंस शीट चाहिए थी, हम लोगों को पीएनएल दे दिया उठा के। यहाँ पे हम लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट बोला डायरेक्ट मेथड से बनाओ, और हम लोगों को दे दिया क्या, बैलेंस शीट। फ्रेंड यही ब्यूटी है कि हमको कोई भी डाटा गिवन हो, हमें दोनों मेथड इतने क्लियर होने चाहिए कि डाटा गिवन एडजस्टमेंट गिवन हो, हम उससे रिस्पेक्टिव मेथड के अकॉर्डिंग वी कैन मेक दी कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब डायरेक्ट मेथड के लिए फ्रेंड मुझे क्या चाहिए, सिंपल मुझे चाहिए कैश अकाउंट, तभी मैं समझ पाऊंगा कि पैसा कहाँ आया कहाँ गया है। यहाँ पे अगर सिंपल सी मैं बात बोलूँ, मुझे करना क्या है, इतने सारे डाटा के बाद मुझे सिंपल क्या करना है, मुझे इससे अपना कैश अकाउंट बनाना है अलॉन्ग विद द पीएनएल। तो मैं वही दो चीजें बना रहा हूँ इस एडजस्टमेंट के बाद भी, और उस जब एक बार कैश अकाउंट बन जाएगा देन कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर डायरेक्ट मेथड इज वेरी सिंपल। आइए, शेयर कैपिटल कोई चेंज नहीं है, पीएनएल 2 लाख से 5 लाख हो गया, 3 लाख का प्रॉफिट बढ़ा है। तो फ्रेंड मैं इसे कहाँ लेके चला गया, मैंने ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाया, 3 लाख रुपए फ्रेंड में यहाँ पे पीएनएल में लेके चला गया। हम कर क्या रहे हैं फ्रेंड, यहाँ पीएनएल और कैश अकाउंट बना रहे हैं, देन विल मेक अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। 10% लोन कोई चेंज नहीं हुआ, पर 10% है, 50,000 का ब्याज होगा। हमने देख लिया कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, कुछ नहीं है। इसका मतलब इसके दो इम्पैक्ट क्या हुए फ्रेंड, 10% के 50,000 रुपए का ब्याज, एक तो मेरा पीएनएल में डेबिट हो गया, और हमने 50,000 रुपए
का ब्याज कैश में पे भी कर दिया होगा। आप इसको बनाए बिना आप डायरेक्ट मेथड से नहीं बना पाएंगे। क्रेडिटर्स 1 लाख 2 लाख है, 1 मिनट, 2 लाख 1 लाख है सॉरी। तो हमने क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया फ्रेंड, 2 लाख मेरा ओपनिंग बैलेंस हो गया और 1 लाख रुपए मेरा क्लोजिंग बैलेंस हो गया फ्रेंड्स। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना आ रहा है, 1 लाख रुपए आ रहा है यहाँ पे। अब फ्रेंड इसका हमने क्या करा, प्रोविजन फॉर टैक्स का ये हम पीएनएल में ले गए, क्योंकि ये बैलेंस शीट में गिवन है। इसका मतलब हम लोगों ने पे नहीं करा होगा, ओपनिंग के बारे में नहीं, और क्वेश्चन कुछ नहीं बोला पेमेंट के बारे में। इसका मतलब हमने सिर्फ प्रोविजन बनाया, पे नहीं करा है, तो ये सिर्फ पीएनएल में आ गया है 1 लाख रुपए, और कैश अकाउंट में नहीं आएगा, पे हमने नहीं करा है फ्रेंड। मशीन अकाउंट 5,70,000, 5 और 7 लाख है। मशीन अकाउंट बनाया, 5 लाख मेरे पास बीडी आ गया, 7 लाख रुपए मेरे पास क्या आ गया फ्रेंड, सीडी आ गया यहाँ पे। स्टॉक 3 लाख 2 लाख 2 लाख 3 लाख है, तो फ्रेंड ये मेरे ट्रेडिंग पीएनएल में 2 लाख ओपनिंग स्टॉक इधर आ गया, 3 लाख क्लोजिंग स्टॉक इधर आ गया। डेटर्स 3 लाख 4 लाख है, हमने डेटर्स अकाउंट ड्रॉ करा है। डेटर्स मेरे पास 3 लाख इधर आ गए फ्रेंड, 4 लाख इधर आ गए। आगे आगे बढ़ते हैं। बीआर 1,50,000 है, बीआर अकाउंट बनाया फ्रेंड, 1 लाख रुपए ओपनिंग बैलेंस आ गया, 50,000 रुपए मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया। कैश 1 लाख से 50 कम हो गया, ये तो मेरा आंसर बताएगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा जो बैलेंस शीट थी ये मैंने रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में जहां भी जाना था डाल दिया। अब जितनी भी मेरी एंट्री होंगी ये वाली, इनका डबल इम्पैक्ट आएगा। डेप ऑन मशीन कितना, 70,000 रुपए। तो आप बोलेंगे सर 70,000 रुपए आप पीएनएल में ले जाइए और 70,000 रुपए आप कहाँ ले जाइए, मशीन अकाउंट क्रेडिट कर दीजिए। मैंने ये कर दिया फ्रेंड। न्यू मशीन परचेज फॉर 4 लाख, हमने 4 लाख की मशीन परचेज करी, मशीन अकाउंट मैंने डेबिट कर दिया फ्रेंड। मशीन अकाउंट डेबिट करने के बाद मैंने अपना कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया, 4 लाख की मशीन। अब क्वेश्चन कह रहा है हमने ओल्ड मशीन 30,000 की बेची है फ्रेंड, तो 30,000 की हमने मशीन बेची है, 30,000 रुपए कैश आ गया मेरे पास इधर, तो 30,000 रुपए मेरे मशीन अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, 30,000 रुपए कैश आ गया, चला गया। हम बैलेंस बाद में करेंगे, पर डाटा फिट कर रहे हैं। अमाउंट रिसीव अगेंस्ट बीआर, एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर। तो हमने क्या करा यहाँ पे, बीआर हमने 3.5 लाख रुपए क्रेडिट कर दिया फ्रेंड्स, और मेरे कैश अकाउंट में 3.5 लाख रुपए मेरे पास यहाँ पे आ गया। $3.5 लाख आगे आ गया। अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स 10 लाख रुपए। अगेन हमने क्या करा फ्रेंड, कैश अकाउंट में 10 लाख रुपए डेबिट कर दिए, और डेटर अकाउंट हमने 10 लाख रुपए से क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड 5 लाख रुपए, हमें क्रेडिटर अकाउंट क्या करे फ्रेंड, क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट कर दिया 5 लाख रुपए से, और जो परचेज है ये हम कहाँ ले गए, ये मेरी ट्रेडिंग पीएनएल है, 5 लाख रुपए की परचेज फ्रेंड्स यहाँ पे आ गई। अब आप देखते हैं सारी एडजस्टमेंट हमने कर ली है। नाउ वी नीड टू बैलेंस द अकाउंट। ठीक है फ्रेंड, एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, उल्टा चलते हैं। डेटर अकाउंट, पहले बीआर अकाउंट, देखिए बीआर में ओपनिंग बैलेंस आ गया, कैश आ गया, क्लोजिंग आ गया। इट मींस डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इस साल हमने इतने बीआर ड्रॉ करे, इतने बीआर ड्रॉ करे होंगे, तो बीआर अकाउंट को डेबिट करा होगा, और हमने डेटर अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया होगा। ये चीज आ गई। अब डेटर अकाउंट में हम देख रहे हैं क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है। क्रेडिट साइड 17 लाख आ रही है, डेबिट साइड पे 3 लाख है, 14 लाख की बैलेंसिंग फिगर है। डेटर्स कैसे बढ़ेंगे फ्रेंड, 14 लाख की हमने सेल करी होगी, 14 लाख की सेल करी है, ये मेरी ट्रेडिंग में 14 लाख रुपए के यहाँ पे आ गए, तो हमने डेटर अकाउंट भी बैलेंस कर लिया फ्रेंड। अब हम आते हैं मशीन अकाउंट पे। मशीन अकाउंट में हमें डेबिट साइड पे 9 लाख रुपए आ रहे हैं। अब हमारे पास क्रेडिट साइड पे डेप आ गई, कैश आ गया, तो बचा क्या फ्रेंड, लॉस, क्योंकि मशीन बेची लॉस हुआ होगा। 1 लाख बैलेंसिंग फिगर है, 1 लाख का लॉस आ गया, इसका डबल इम्पैक्ट कहाँ गया, ये फ्रेंड डबल इम्पैक्ट मेरे पास यहाँ पे पीएनएल में आ गया, डबल इम्पैक्ट। हमने मशीन अकाउंट भी फ्रेंड बैलेंस कर लिया। अब क्रेडिटर्स अकाउंट पे आते हैं। क्रेडिटर्स अकाउंट में मेरे पास क्या आ रहा है, 2 लाख क्रेडिट साइड पे आ रहा है, 5 लाख क्रेडिट साइड पे आ रहा है, 7 लाख टोटल आ गया। डेबिट साइड पे 6 लाख की बैलेंसिंग फिगर आ रही है, इसका मतलब हमने क्रेडिटर्स को इतने पे करे हुए 6 लाख रुपए, तो मैं क्रेडिटर साइड पे 6 लाख रुपए की पेमेंट हो गई फ्रेंड। हमारे सारे अकाउंट्स बैलेंस हो गए। अब हमारे पास बचता क्या है, कैश अकाउंट और पीएनएल बैलेंस करने का। अगर हम देखते हैं कैश अकाउंट में मेरे पास डेबिट, देखिए ये तो ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख रुपए, तो टिक कर लिया था, क्लोजिंग 50 आ रहा था। डेबिट साइड पे टोटल 14,80,000 आ रहा है, और क्रेडिट साइड पे टोटल आ रहा है 6 और 4 10 10 50 आ रहा है, 380 का शॉर्ट पड़ रहा है। और इधर हम कॉरेस्पॉन्डिंग देखते हैं तो पीएनएल में भी डेबिट साइड पे 380 का शॉर्ट पड़ रहा है। लॉजिकल एजम्पशन क्या है कि हमें 380 खर्चे करेंगे,
ये ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेज आ गया, लॉस ऑन मशीन आ गया, डेप आ गया, बाकी खर्चे भी तो 380 का मेरे पास खर्चा आया होगा। ये 380 हमने कैश ऑन क्रेडिट करके 380 हमने यहाँ पे P&L में डाल दिया, मेरा पूरा मैच हो गया सब चीजें। अब मेरे पास फ्रेंड क्या आ गया, कैश अकाउंट। इससे मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रही है, बड़ा सिंपल चीज आई है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे BR और डेटर्स ये दोनों मेरे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो मैंने यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट कहाँ बनाई है, ऊपर बनाई है फ्रेंड। 10 लाख रुपए, 10 और 3 50, तो मैंने लिखा कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स 10 लाख, रिसीट फ्रॉम BR 350। फ्रेंड मशीन बेचने से कितना पैसा है, 30,000 रुपये आया। ये मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला गया, मशीन बेचने से 30,000 रुपये आया। तो मैंने कैश अकाउंट की डेबिट साइड पूरी यूज कर ली। इंटरेस्ट और लोन पे करा है, इट्स अ पार्ट ऑफ द फाइनेंसिंग एक्टिविटी फ्रेंड। मैंने इंटरेस्ट 50,000 रुपये माइनस कर दिया यहाँ पे कैश अकाउंट में से, CFS बनाते हुए। मशीन 4 लाख की परचेज करी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 4 लाख रुपए मैंने माइनस कर दिए फ्रेंड यहाँ पे। क्रेडिटर्स को पे करे, इट्स अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए मैंने माइनस कर दिए मैंने। 380 के एक्सपेंस पे करे, पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, 380 मैंने यहाँ पे माइनस कर दिए। अब आप देखेंगे मेरी कैश फ्लो स्टेटमेंट में सारा आइटम पे टिक लग गए। अब इन सबको मैंने प्लस माइनस करा तो मेरे पास कैश फ्लो ऑपरेशन कितना आ गया, 370। कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना आ गया, 370 माइनस आ गया। और कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी माइनस कितना आ रहा है, 50। इसका मतलब नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 50। ओपनिंग मेरे पास 1 लाख था, तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना बचा, 50। तो फ्रेंड ये होप करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि हमको एग्जाम में पजल नहीं होना है कि अगर हमको बैलेंस शीट गिवन है और क्वेश्चन का डायरेक्ट मेथड से बनाओ, हमें कुछ नहीं करना। जो अपने फाउंडेशन में सीखा है कि हमें एक्रूवल से नॉन एंड पे में आपने सीखा था कि अगर आपको इनकम एक्सपेंडिचर गिवन है, रिसीट पेमेंट पे पहुंचना है। यहाँ बैलेंस शीट से मुझे इनकम एक्सपेंडिचर रिसीट पेमेंट पे पहुंचना है, और एक बार हमने कैश अकाउंट बना लिया, देन माई कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर डायरेक्ट मेथड इज वेरी सिंपल। तो आपका क्वेश्चन समझ में आया होगा। Let's do another good question. Prepare cash flow statement for indirect method, बैलेंस शीट। आप कहेंगे सर अब तो चलो ठीक है, आराम पड़ गया, इनडायरेक्ट मेथड से बनाना, आपने बैलेंस शीट ही दे दी। तो फ्रेंड इसके अंदर मैंने काफी सारी एडजस्टमेंट टेकअप करी है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सब तो बैलेंस शीट हमने पढ़ी हुई है। एडजस्टमेंट किस किस की है, एडजस्टमेंट एक मेरे पास मशीन की है, इक्विटी शेयर पे इशू करी है, डेप्रिसिएशन की है, न्यू इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर, डीम डिबेंचर्स। हमने सीखा हुआ है कि अगर हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड में कोई बैलेंस शीट के आइटम के कॉन्टेक्स्ट में एडजस्टमेंट है, तो उसका डाटा डायरेक्टली हम CFS में लेके नहीं जाएंगे, उसको हम कहाँ पे लेके जाएंगे, अकाउंट बनाएंगे उसका रिलेवेंट आइए। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी, 4 लाख से 6 लाख हो गई फ्रेंड। एडजस्टमेंट से इक्विटी शेयर इशू करे हम लोगों ने, तो मैंने क्या करा, इक्विटी शेयर कैपिटल का अकाउंट बना लिया यहाँ पे। 4 लाख ओपनिंग बैलेंस लिख लिया, क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख रुपए लिख लिया फ्रेंड। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने रिडीम करे, बट क्वेश्चन कह रहा है प्रेफरेंस शेयर हैव बीन रिडीम एट प्रीमियम, कितने पे करे ये नहीं बताया, हिडन इंफॉर्मेशन हम निकाल लेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के बारे में भी क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोगों ने चार्ज ऑफ कहां से करा, सिक्योरिटी प्रीमियम, एडजस्टमेंट हो सकती है, अकाउंट बना लेते हैं। क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है मेरे पास, 5, ये मैंने यहाँ पे 5 क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का। प्रॉफिट लॉस का बैलेंस 3 लाख से 7 लाख हो गया, 4 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। नेट प्रॉफिट, एक मिनट, मैंने यहाँ पे ये कोई टैक्स का एलिमेंट नहीं दिया, तो मैंने इसको डायरेक्टली क्या लिख लिया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ना डिविडेंड है और ना कोई यहाँ पर टैक्स का एलिमेंट है, ना GR है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4 लाख रुपए लिख लिया मैंने। इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर, अब यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट भी हम निकालेंगे, और इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर है, अकाउंट बनाते हैं बेटर रहेगा। 15 लाख ओपनिंग है, 5 क्लोजिंग है, तो 15 लाख हम लोगों ने इंटरेस्ट पेबल का ओपनिंग ले लिया फ्रेंड, और 5 लाख हम लोगों ने इंटरेस्ट पेबल का क्लोजिंग ले लिया। ओवरड्राफ्ट इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, 30,000 ओवरड्राफ्ट बढ़ा है, तो फ्रेंड मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ले गया इंक्रीज इन ओवरड्राफ्ट, 30,000 रुपए मेरे पास यहाँ पे बढ़ गया फ्रेंड। वर्किंग कैपिटल चेंजेस है 25 से 25, एग्जाम में करेंगे तो उसको बाद में कर लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता वो आगे ऊपर कितना गैप छोड़ना पड़ेगा, हम अभी यहीं पे कर लेते हैं। क्रेडिटर्स कितने बढ़ गए, 25 से 45 हो गए, 20 का क्रेडिटर्स बढ़ गए, प्लस का इम्पैक्ट आएगा। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में मैंने इंक्रीज इन डेटर्स लिख दिया 20,000 रुपए फ्रेंड, ये ठीक हो गया मेरा। लाइबिलिटी साइड पूरी कैप्चर कर ली फ्रेंड हमने। डिबेंचर सॉरी रह गए थे मेरे पास यहाँ पे, सॉरी 2 आइटम रह गए थे फ्रेंड। प्रॉफिट लॉस के डिबेंचर्स कितने, 3 लाख से 1 लाख रुपए हो गए। यहाँ पे डिबेंचर्स बोले रिडीमिंग द मिड ऑफ द ईयर में करें, ये हम यूज करेंगे इंटरेस्ट निकालने के लिए, पर डिबेंचर रिडीम करे 2 लाख रुपए चले गए, तो हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 2 लाख रुपए लिख दिए
रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, एक मिनट फ्रेंड, क्या कहना चाह रहे हैं? डिबेंचर कितने दिन हो गए? 3 लाख से 1 लाख, बट प्रीमियम और रिडेम्पशन डिबेंचर कितना है? 30 से 10 हो गया। इस दोनों डाटा का क्या यूज आया है? इन दोनों डाटा का यूज ये आया कि हम लोगों ने डिबेंचर डीम करे 2 लाख पे और 20,000 रुपए की लाइबिलिटी कम हुई है। इसका मतलब रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना आएगा मेरे पास? 2,20,000 मेरे पास ये माइनस का इम्पैक्ट आ गया। तो फ्रेंड्स हमने डिबेंचर भी ले लिए और प्रीमियम रिडेम्पशन भी ले लिया। ये मेरी लाइबिलिटी है फ्रेंड। ये मीन्स अगर आपने 11th में एंट्री पास करी होगी तो मैं आपको जस्ट रिकॉल कराता हूँ, जब हम डिबेंचर इशू करते हैं और जो हमें प्रीमियम रिडीम होते हैं तो क्या एंट्री बनाते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू प्रीमियम और रिडेम्पशन। मान लेते हैं ये 100 रुपए आए हैं, ये 10 रुपए हैं, ये 100 है 10। तो जब मैं डिबेंचर डीम करूंगा तो मैं एंट्री पास करूँ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100 रुपए, प्रीमियम को डेबिट करूंगा फ्रेंड कितने से? 10 रुपए से, टू बैंक 110। तो ये जो मेरा प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर है ये कम हुआ है। इसका मतलब हमने इस साल अपनी लाइबिलिटी पे कर दी फ्रेंड। इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर हमने यूज कर लिया, ओवरड्राफ्ट यूज कर, क्रेडिट यूज कर लिए। अब मशीन है, मशीन की एडजस्टमेंट है। अकाउंट बनाते हैं ओपनिंग 5 क्लोजिंग 545। तो मशीन का हमने अकाउंट बनाया, ओपनिंग 5 क्लोजिंग मेरे पास 5,45,000 रुपए आ गया फ्रेंड। 12% इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे सिंपल सा सिखा देता हूँ, देखिए आपको इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ। इंटरेस्ट मेरे पास कितना इस साल एक्रू हुआ? 12,000 रुपए। नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो 12,000 रुपए जो इंटरेस्ट मेरा एक्रू हुआ है वो मैं लेस कर दूंगा बीइंग अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। बट एक्रूड इन्वेस्टमेंट, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर 10 था, इस साल क्लोजिंग 0 हो गया। इसका मतलब 12,000 रुपए तो हमें इस साल के मिले और 10,000 रुपए पिछले साल के मिल गए। तो इस साल जो मुझे एक्चुअली में मिला कितना मिला? 22,000 रुपए। 12 इस साल के, 10 पिछले साल के। जो 22,000 रुपए मिले फ्रेंड मेरे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट। देखिए मैंने शो करा 12,000 रुपए और 10,000 रुपए। अब स्टॉक, फ्रेंड स्टॉक की भी एडजस्टमेंट है इसलिए स्टॉक को बाद में लेता हूँ। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है डेटर्स कितने हो गए फ्रेंड? 70 से 1 लाख हो गए। 30 के डेटर्स बढ़ गए, एसेट बढ़ेगी। कैश फ्लो में ऑपरेटिंग में नेगेटिव इंपैक्ट आ गया। इंक्रीज इन डेटर 30 रुपए मैंने नेगेटिव कर दिए फ्रेंड यहाँ पे। बैंक मेरा आंसर आएगा, सिर्फ स्टॉक बचा है। अब हम एडजस्टमेंट पे आते हैं। On 30th/9/21 कंपनी परचेज मशीनरी फॉर बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर पर, अमाउंट नहीं दे रखा। हम ये नहीं मान सकते 2 लाख की हमने मशीन परचेज करी, इक्विटी शेयर बढ़े। इसका अलग से निकलेगा। डेप्ट रेट कितना है? 10% पर एनम। अब मैं आपको फ्रेंड ये समझाता हूँ चीज कैसे निकालिए। देखिए हमारे पास क्लोजिंग कितना आ रहा है? 545। ओपनिंग कितना आ रहा है? 5 लाख। इसका मतलब मेरे पास क्लोजिंग आ रहा है 5,45,000। इसमें 2 मशीन थी, एक मशीन 5 लाख, इस पे हमने डेप लगा दी होगी 50,000 रुपए की। मीन्स ओपनिंग मशीन पे वैल्यू कितनी आ रही होगी? 4.5। और बाकी यहाँ पे कितनी आ रही होगी मेरे पास फ्रेंड? 95,000। तभी मिला के कितना हुआ होगा? 545। इसका मतलब मैंने जो नई मशीन 1 अक्टूबर को परचेस करी है कितने की होगी? 1 लाख की। क्यों? क्योंकि डेप रेट 10% पर एनम में मिड ऑफ द ईयर में परचेस करी है तो 95,000 आ रहा है क्लोजिंग वैल्यू। इसका मतलब है कि हमने 1 लाख की मशीन परचेस करी होगी। 1 लाख की जो परचेस करी है ये हमने कैसे परचेस करी है? बाय इशू ऑफ शेयर। मैं तो बस पीछे चल रहा हूँ, मैं ज्यूम कर रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। अलजेब्रा कर सकते हो। x - 5% ऑफ x इक्वल्स टू 95। x सॉल्व करोगे तो 1 लाख रुपए की आपकी मशीन आ गई। अब हमने इसकी डबल एंट्री क्या पास करी है फ्रेंड? हम लोगों ने मशीन परचेज करी है शेयर्स देके, तो शेयर अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया फ्रेंड यहाँ पे, और मशीन अकाउंट हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल डेप मेरे पास कितनी लगी है? 55। देखिए 1 लाख की तो देखिए डबल एंट्री पूरी हो गई, मशीन अकाउंट डेबिट कर दिया और हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया। अब जो डेप बचा है 55, इसकी डबल एंट्री बची है, इसको मैं CFO में यहाँ पे 55,000 में ऐड कर दूंगा। तो आप देखेंगे मेरा मशीन अकाउंट मेरा यहाँ पे बैलेंस हो गया। अब एडजस्टमेंट और क्या बोलते हैं? न्यू शेयर्स हैव बीन इशूड एट 10% प्रीमियम अगेंस्ट परचेज ऑफ स्टॉक। अब हमारे पास शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अकाउंट में कितना बैलेंस बचा? 1 लाख रुपए। ये हमने शेयर इशू करे अगेंस्ट प्रीमियम। कितने प्रीमियम पे इशू करे फ्रेंड हमने? एट 10% प्रीमियम। तो 1 लाख के शेयर है, इसका मतलब मैंने एंट्री पास करी है स्टॉक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 1 लाख का शेयर कैपिटल में बैलेंसिंग फिगर आ रही थी 10,000 रुपए। इसका मतलब 1,10,000 का स्टॉक मैंने बाय करा है बाय इशू ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे 1 लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया।
सिक्योरिटी प्रीमियम में 10,000 क्रेडिट हो गया। ठीक फ्रेंड, अब जो स्टॉक यहाँ पे डेबिट हो, ये हमने कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया और प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट कर दिया। अब स्टॉक कितना बड़ा है, 1,10। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एडजस्टमेंट क्या हो रही है। स्टॉक जो मेरे पास क्लोजिंग 7 लाख रुपए आ रहा था, इसमें से 1,10 का स्टॉक तो फ्रेंड मेरे पास कहाँ से आया हुआ है, शेयर्स के थ्रू। इतना मेरा पैसे का आउटफ्लो नहीं हुआ। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे मैं दिखाऊं आपको अपनी वर्किंग, तो स्टॉक में हम कितना लेंगे, आप ऐसे सिखाता हूँ मैं, नीचे अलग तरीके से करा है। 7 लाख का जो स्टॉक है, इसके अंदर 1,10,000 का स्टॉक तो मेरे पास कहाँ से आया है, शेयर्स के इशू करने से। इसका मतलब 5,90,000 का जो स्टॉक है वो मेरे पास एक्चुअली पैसा देने से आया होगा। ओपनिंग कितना था फ्रेंड, 4 लाख। इसका मतलब इस साल हमने स्टॉक कितने का परचेस करा है, 190 का। तो यहीं पे मैंने फ्रेंड क्या करा है, 190 का स्टॉक दिखाया है माइनस करके। मैंने यहाँ पे कैसे दिखाया है कि 3 लाख का स्टॉक इंक्रीज हुआ है, उसमें से 1,10 मैंने माइनस कर दिया जो हमने शेयर्स का इशू करा है। इसका मतलब इतना मेरे पास से पैसा नहीं गया है, 190 आ गया फ्रेंड। अब आप देखेंगे मेरे पास शेयर कैपिटल अकाउंट मेरे पास बैलेंस हो गया। अब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बैलेंस नहीं हुआ है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे फ्रेंड कि प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो हमने रिडीम करे हैं एट ए प्रीमियम एंड सच प्रीमियम हैज बीन सेट ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। अब सिक्योरिटी प्रीमियम में डेबिट साइड पे 5,000 रुपए का डेबिट बैलेंस बच रहा है। व्हाट दैट मीन्स कि ये हमने सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करा है फॉर रिडेम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसका मतलब 5,000 रुपए हमने यूज कर लिए फॉर गिविंग द प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर फ्रेंड्स कितने आ रहे हैं, 50,000 रुपए के। हमने इसको कितने प्रीमियम रिडीम करा होगा, 55 पे। अकॉर्डिंगली फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मैं यहाँ क्या कर दूंगा, 55 कर दूंगा फ्रेंड। अब एक मेरी एडजस्टमेंट बचती है इंटरेस्ट की। डिबेंचर्स हमने कब रिडीम करे फ्रेंड, मिड ऑफ द ईयर में। तो 3 लाख पे आधे साल का ब्याज कितना हुआ, 15,000 रुपए। और फिर 1 लाख पे आधे साल का ब्याज कितना हुआ, 5,000। तो कितना हो गया, 20,000 का ब्याज आ रहा है टोटल फ्रेंड। तो ये हमने इंटरेस्ट 20,000 रुपए इंटरेस्ट पेबल अकाउंट में डेबिट करा, पीएनएल में हमने इंटरेस्ट पेबल अकाउंट में क्रेडिट करा और पीएनएल में हमने डेबिट करा होगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, यहाँ पे ऐड कर देंगे फ्रेंड हम लोग। इसके बाद इंटरेस्ट पेबल अकाउंट में डेबिट साइड पे नंबर बचा, कितना बचा फ्रेंड, 30,000 रुपए। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस साल हमने इतना इंटरेस्ट पे करा है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट विल नाउ गो इनटू दी माय फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 30,000 रुपए फ्रेंड मैंने यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस कर दिया। अब आप देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में मेरे पास सारे आइटम पे टिक लग गए हैं, कोई आइटम बचा नहीं है। अब मेरे पास सिंपल है, 4 लाख नेट प्रॉफिट था। हम लोगों ने नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम का इम्पैक्ट दिया। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आ गया फ्रेंड, 4,63,000। वर्किंग कैपिटल चेंजेस का इम्पैक्ट दिया, 2 लाख का नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आ गया, 263। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना आ रहा है फ्रेंड, 22,000 रुपए। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना आ रहा है, इन सबको टोटल करते हैं तो कितना हो गया, 2,75,000 नेगेटिव आ गया। तो ये देखिए कितना हो गया, 263 प्लस 272, 285, 275 नेगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, 10। आप इसको यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, 10 बढ़ रहा है तो हमने वही करा है। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, 10। ओपनिंग जोड़ दिया इसके अंदर हमने 40, हम क्लोजिंग पे पहुंच गए। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में मैंने कहीं एडजस्टमेंट डाली थी, आपको कैच करने की कैश किस टाइप पे आपको कौन से एडजस्टमेंट मतलब कहाँ से शुरुआत करना है। अदरवाइज क्वेश्चन सिंपल है, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज सो दैट आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। प्लीज सिंसियर रिक्वेस्ट, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।